अगला देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मान लो ई नॉट एस ओ पी हमें दिया है एक्स, और इसका एस आर पी है जेड। अब बताओ ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा? Zn plus 2Ag is Zn2 plus 2Ag. 2Ag क्यों? तो क्यों किया? That is इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, करेक्ट। yes. इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमें इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है? यस सर। इसका ई नॉट कितना होगा? X plus x plus 2z। x plus z प्लस 2। यही डिबेट है एक्स प्लस जेड की, एक्स प्लस 2z। X plus Z. x plus z। एक्स प्लस जेड, वाई एक्स प्लस जेड Intensive property है. हाँ. इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये में, करेक्ट। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड भी नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन भी याद है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एडेड। यस सर, याद आया। तो यहाँ एक्स प्लस वाई भी लिखना गलत हो गया। अब क्या करें? तो देखो, जब भी हम दो रिएक्शन ऐड करते हैं, हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते, विच इज ईएमएफ। हम किसको ऐड कर सकते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ क्या होती है? इसमें डेल्टा जी नॉट। तो पहले रिएक्शन का डेल्टा जी वन नॉट कितना होगा? पहले रिएक्शन का एन फैक्टर क्या है? 2। तो डेल्टा जी वन नॉट होगा -2f(x), डेल्टा जी टू नॉट होगा -2f(y). ऐड करोगे इनको, ओवरऑल का डेल्टा जी नॉट आ जाएगा -2f x प्लस वाई। ओवरऑल रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है? 2 है। तो इससे अगर तुम ई नॉट निकालोगे, एक्स प्लस वाई आ रहा है, करेक्ट। तो रिजल्ट वही आ रहा है जो ईएमएफ ऐड करके आता है, बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग, करेक्टली, ईएमएफ कैन नेवर बी एडेड। ऐड क्या होता है? केवल डेल्टा जी नॉट, ठीक है। Yes. तो वैसे ही अब इस पे आ जाए। पर नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम पोटेंशियल को तो ऐड कर सकते हैं ना? नहीं ऐड कर सकते हैं, वही तो समझा रहे हैं। इससे डेल्टा जी ऐड कर सकते हैं, उससे रिजल्ट वही आ गया जो पोटेंशियल ऐड करके आता है। बट थ्योरेटिकली तुम कभी नहीं कहोगे कि पोटेंशियल ऐड कर दिए। ओके, अच्छा. इसमें बताओ डेल्टा जी वन नॉट कितना? -2f(x). डेल्टा जी टू नॉट -fz। और अब अगर तुमने रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई किया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ओवरऑल डेल्टा जी नॉट क्या आ गया? और ओवरऑल रिएक्शन का एन फैक्टर 2,
तो उससे ई नॉट निकालोगे तो ये आ गया एक्स प्लस जेड। ठीक है, यही हम लोग कर रहे थे अभी तक, 12th प्रॉब्लम तक यही किया है। कभी भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट थोड़े मल्टीप्लाई किया है, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं, तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ई नॉट ऐड करके हमेशा करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। नहीं, इसीलिए तो अभी अगला एग्जांपल देखें। मान लो एक ये हाफ रिएक्शन है, इसका ई नॉट एस आर पी मान लो है ए, और एक ये हाफ रिएक्शन, इसका ई नॉट एस आर पी है बी। इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया, क्या मिलेगा बताओ? बोलो। सर एक रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ओवरऑल रिएक्शन। अच्छा ये अब इसका डेल्टा G1 नॉट क्या है बताओ? माइनस एफ। इसका डेल्टा G2 नॉट -2 ओवरऑल डेल्टा G नॉट सही है। Yes, sir. ओवरऑल रिएक्शन का एन फैक्टर थ्री। तो उससे ओवरऑल का ई नॉट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? देखा, सीधे एडिशन। अब फिर आ रहा है क्या सीधे एडिशन? नो सर। तो बेसिकली देखो, इसका पूरा कंसेप्ट क्या है कि जब भी हम दो रिएक्शंस ऐड करते हैं, हम क्या चीज ऐड कर सकते हैं? डेल्टा जी नॉट। तो अगर मैंने दो रिएक्शन ऐड किए तो मैं सिर्फ ये इक्वेशन लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, ओके? या मैं ओवरऑल का ई नॉट कैसे लिख सकता हूं? अग्रीड? अब जब देखो, इफ आई एड one reduction reaction with one oxidation reaction, ऐसे केस में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे, करेक्ट? यस। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे मतलब हम लोग हमेशा N1 और N2 को बराबर करेंगे, और N1 और N2 को बराबर करेंगे, और वही ओवरऑल रिएक्शन का भी एन होगा। ठीक है, यस सर। समझ में आई ये बात? तो वही ओवरऑल रिएक्शन का भी एन होगा। अब इसमें अगर रखोगे तो उससे ई नॉट क्या आ जाएगा?
सही है, यही मिल रहा था ना हम लोग को पहले दो एग्जाम्पल्स में, सीधे ईएमएफ ऐड हो जा रही थी। वो समझे अब क्यों मिल रहा था? Yes, sir. यस सर। बट थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दो रिडक्शन रिएक्शन ऐड कर रहे हैं। तो जब दो रिडक्शन रिएक्शन ऐड करेंगे या दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐड करेंगे, तब तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे ही नहीं। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में एन फैक्टर क्या होगा? ओवरऑल का एन फैक्टर विल बी n1 प्लस n2। ठीक है? यस सर। तो ऐसे केस में ई नॉट क्या हो जाएगा? n1 e1 नॉट प्लस n2 e2 नॉट अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है? जो हमें थर्ड केस में मिला। तो अगर एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन ऐड करते हो तो तुम सिंपली ईएमएफ ऐड कर सकते हो, बट अगर दो रिडक्शन या दो ऑक्सीडेशन ऐड कर रहे हो तब ईएमएफ ऐड नहीं होंगी। क्लियर है? यस सर। नोट कर लिया इतना? तो लास्ट पेज देखो फिर से। Then सो हम दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं। तो भी ला सकते हो। तो ये क्लियर हो गया एडिंग टू ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये इक्वेशन सबको याद है? Yes, sir. इसमें डेल्टा जी नॉट क्या था? standard gives you स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का क्या मतलब था? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज व्हेन ऑल एक्टिव मासेस आर 1। when और डेल्टा जी क्या था? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी अदर एक्टिव मासेस। क्लियर? तो चलो इसको अब टी नॉट से रिलेट कर लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं?
तो इससे हम ईएमएफ निकाल सकते हैं व्हेन एक्टिव मासेस आर नॉट इक्वल टू 1। समझ में आया? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज नॉन्स्ट इक्वेशन। नोट कर लिया? यस। चलो बुकलेट ओपन करो। एफडीएस 13 to 21 अटेम्प्ट करो।
हो गया कंप्लीट? चलो डिस्कस करते हैं, बोलो कौन सा करना है? 14 का थर्ड पार्ट। 13 हो गया है ना सबसे? 13 का बी पार्ट एक्सप्लेन करो। 13 भी कर दें, चलो देखो 13 में सर बी पार्ट। कर देते हैं पूरा बी पार्ट सब कनेक्टेड ही है। ये इस तरह पूरी सीरीज दी हुई है। पहले पार्ट में हमसे पूछा है MnO4 से डायरेक्ट Mn2 प्लस जाने का वोल्टेज क्या है। अब ये सब रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये समझ में आ रहा है? यस। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जा रही है, तो अगर इतने सारे रिडक्शन रिएक्शंस ऐड करने हैं तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? N1E1 प्लस N2E2 वाला ना, करेक्ट? यस। तो पहले स्टेप का एन फैक्टर क्या है? 1, उसका ईएमएफ दिया है 0.564। दूसरे स्टेप का एन फैक्टर 2, कितना ईएमएफ दिया है उसका? 2.26। तीसरे स्टेप का एन फैक्टर 1, ईएमएफ 1.51, फोर्थ का 1, ईएमएफ 0.95 अपॉन टोटल एन फैक्टर। ये निकाल लोगे? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा है कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO4 माइनस की MnO4 2 माइनस, अगर एंड प्रोडक्ट Mn2 प्लस बनना है, करेक्ट? यस। तो MnO4 2 माइनस से Mn2 प्लस तक का E नॉट निकालो, कितना होगा? वन इंटू टू, सॉरी 2 इंटू 2.26, सही है? और इन दोनों में जो ज्यादा ई नॉट आए वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक? ऐसा क्यों? भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ओके हाँ यस यस। 14 का थर्ड, उसमें हमें सेल कैसा दिया है? देखो नॉन्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए माय एडवाइस वुड बी कि भाई हमेशा रिएक्शन पहले लिख लो। रिएक्शन लिखने वाला स्टेप ओमिट मत करो, क्योंकि तुम्हें क्यू लिखना है ना, क्यू कैसे लिखोगे? रिएक्टेंट अपॉन सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, करेक्ट? यस सर। तो रिएक्शन लिखने वाला स्टेप कभी ओमिट मत करो। तो इसमें एनोड का रिएक्शन क्या है? H2 goes to 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कैथोड का रिएक्शन क्या है? 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन goes to H2, करेक्ट? इस सेल का ई नॉट कितना हुआ? दोनों ओर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, तो ई नॉट SHE माइनस ई नॉट SHE कितना हो गया? ये 0। 0 हो गया। अब ई सेल निकालने को कह रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, सही है? यस सर। 0 माइनस 0.059, एन फैक्टर क्या है बताइए? क्या है एन फैक्टर रिएक्शन का? देखो 1। 1 कैसे बेटा? जितने इलेक्ट्रॉन वो एन फैक्टर ना,
अच्छा 2। तो एन फैक्टर है 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का प्रेशर कितना दिया था 10 atn जो कैथोड साइड में था, करेक्ट। और ये H प्लस, अब ये H प्लस और ये H प्लस दोनों सेम HCl से आ रहा है, उस HCl की मोलैरिटी C1 मान लेते हैं, तो इंटू C1 स्क्वायर, रिएक्टेंट में फिर H प्लस C1 स्क्वायर, और ये वाला हाइड्रोजन जिसका प्रेशर दिया था 2 atm, तो क्या हो गया ई सेल 0.059/2 log 5। समझ में आ गया, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट कौन सा करना है। तो नॉन्स इक्वेशन में जो ई है वो रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन। कोई भी हो सकता है, तुम जिसका ई नॉट लिख रहे हो वो है। सर 0.059 कांस्टेंट है। टाइम निकाला ना, लास्ट क्लास कल ही बताया था 2.303 RT/S इसकी वैल्यू होती है। ओके हाँ सर, सॉरी सर। तुम लोग क्लास अटेंड क्यों नहीं करते हो ये बताओ। कल की क्लास, कल की कनेक्टिविटी इश्यूज के वजह से बीच बीच में लीव होता है तो तभी मिस हो जाता है, इसलिए। कल की क्लास अटेंड सबने तो की नहीं थी, कई लोग एब्सेंट थे, आई नो एब्सेंट थे ना कल की क्लास में कई लोग। बताओ ऑनेस्टली कितने लोग एब्सेंट थे। उसकी वजह से देखो इस चैप्टर में लैग आ जाएगा। चलो एनीवेज आगे बोलो, आगे कौन सा डाउट है। 18th वाला सर। 18th और कोई करना है 18th के अलावा। 20 और 21। 20 18, 20, 21 ओके। 18 प्रॉब्लम जरा कोई पढ़ेगा क्या गिवन है। सर मैं बताऊं। हाँ बोलो बोलो। A zinc electrode is placed in a 0.1 m solution at 25 degrees Celsius. Assuming that the salt is 20% dissociated at this dilution, calculate the electrode potential. ठीक है। और E naught Zn2 plus 2 Zn is equals to minus 0.76 volts. ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम पे जरा ध्यान दो। इसमें तुम्हें क्या गिवन है, जिंक का ई नॉट दिया है। अब यही मैं तुम्हें बार बार समझाना चाह रहा था। अभी किसी ने पूछा ना सर ऑक्सीडेशन लिखते हैं रिडक्शन लिखते हैं। अब इस प्रॉब्लम में ई नॉट किसका दिया है तुम्हें बताओ। ई नॉट कैसे रिडक्शन रिडक्शन का दिया है ना। ई नॉट अगर रिडक्शन का दिया है मतलब तुम रिडक्शन लिखोगे, तो ई नॉट तुम्हें Zn2 प्लस Zn का दिया है -0.76, मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल का दिया है। तो पहले इसका रिएक्शन लिखो। रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। Yes sir. अब नंस लगाओ, तो नंस क्या होगा। ई सेल इज इक्वल टू, मतलब ऐसे लिखो ई Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस Zn -0.059। एन फैक्टर क्या है रिएक्शन का बताओ। 2. लॉग प्रोडक्ट में सॉलिड जिंक है, सॉलिड का तो एक्टिव मास 1, रिएक्टेंट में Zn2 प्लस आयंस की मोलैरिटी। यहां तक समझ में आया।
Yes, sir. अच्छा, अब आगे वैल्यूज अगर रखें, ई नॉट दिया है -0.76, इसको चाहो तो तुम कैलकुलेशंस में 0.059 को 0.06 ले सकते हो। ओके, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये हो गया 0.03 लॉग। अब जिंक आयन की मोलारिटी कितनी रखें? 0.15। 0.1. सुनो सुनो, उसको ध्यान से सुनो। तुम्हें दिया है 0.1 मोलर सोल्यूशन, करेक्ट? Yes, sir. ये 0.1 मोलर किसकी मोलारिटी है? ये मोलारिटी है सॉल्ट की, ठीक है? सॉल्ट की मोलारिटी 0.1 दी है, और सॉल्ट कितना डिसोसिएटेड है? 20%। मतलब सॉल्ट से आयन कितने बन रहे हैं? उसका 20% सॉल्ट की मोलारिटी का। तो जिंक आयन की मोलारिटी क्या होगी सॉल्यूशन में, बताओ? 0.15। परसेंट का 0.1 का 20%, करेक्ट? Yes, sir. तो कितना हो गया वो? बताओ कितना हुआ? 0.02। 0.02। आप इसकी मोलैरिटी लिख दीजिए। अब कैलकुलेट कर लोगे? Yes, sir. हो गया प्रॉब्लम? यस। अगला बोलो। अगला क्या डाउट है? 21। 20। 20 में तुम्हें देखो हाइड्रोजन हाफ सेल दिया है। ओके, हाइड्रोजन हाफ सेल दिया है ऐसे, Pt H2HCl, ठीक है? और इसका ईएमएफ तुम्हें दे दिया है, ई सेल दे दिया है, ई दे दिया है 0.25। इसका ई नॉट क्या होगा? ये तो हाइड्रोजन हाफ सेल है ना? 0। हाँ, तो हाइड्रोजन हाफ सेल का ई नॉट कितना होता है? 0। वेरी गुड, ई नॉट है 0। इसका रिएक्शन लिख सकते हो? रिएक्शन क्या होगा? अभी ये किस तरीके से लिखा है? जो हाफ सेल लिखा है ऑक्सीडेशन के फॉर्मेट में लिखा है ना? Yes. तो क्या रिएक्शन लिखोगे? H2 goes to 2H plus क्या H2 goes to 2H plus and 2 इलेक्ट्रॉन, सही है? Yes. ओके, अब नंस लगाओ जरा। तो नंस का एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा? E is equal to E naught minus 0.059। एन फैक्टर कितना है? 2। लॉग ऑफ H प्लस आयंस की मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है? Yes. इतना क्लियर है? अब वैल्यूज रखो। E कितना दिया है? 0.25। E नॉट कितना है? 0 माइनस 0.059/2। हाइड्रोजन के प्रेशर के बारे में कुछ दिया है तुम्हें? No. नो। तो अगर हाइड्रोजन के प्रेशर के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड ही मान लेंगे 1 atm, करेक्ट? तो हाइड्रोजन के प्रेशर को 1 atm, इस स्क्वायर को बाहर निकालेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये बचा
माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन क्या होता है? CS सही है, समझ गए? तो आ Yes, जाएगी sir. की वैल्यू समझ गए इसको प्रॉब्लम? हाँ पार्ट सर समझ पार्ट बी कर Yes, लो, sir. इसका पार्ट बी बिल्कुल सिमिलरली खुद कर लोगे। यस सर Yes, sir. ओके, अब 22 देख ले, 21 देख लेते हैं। 21 में क्या गिवन है? एक हमें सेल दिया है Mn प्लस, और हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड ही है सर। सही है, इज दिस क्लियर? ई सेल इसका कितना दिया है? 0.81। ई नॉट सेल कितना दिया है? 0.76। सही है, लगा दो नंस, क्या होगा? 0.81 is 0.76 minus 0.059 by n log of Mn plus molarity, which is given to you as 0.02. अब n की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.76 तक में से अच्छा हाँ yes 7676 क्या कह रहे हो? नहीं सर डाउट हो गया और कोई 21 तक डाउट? और किसी प्रॉब्लम में डाउट है तो पूछ लो। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है हम लोग को, नॉन स्टिक क्वेश्चन लगाना आ गई। अच्छा ये भी क्लियर रखना, नॉन स्टिक क्वेश्चन में गैसेस के लिए हमेशा एक्टिव मास किसमें रखोगे? पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर विथ यूनिट्स ऑफ ATM, ATM और आयंस के लिए हमेशा उनकी मोलारिटी रखोगे। ठीक है, Yes, sir. यस सर ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कुछ स्टार्ट की है? नो सर अभी नहीं करी No, sir. कुछ नहीं स्टार्ट किया। चलो थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। कंसंट्रेशन सेल्स, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? देखो कंसंट्रेशन सेल्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इनमें?
जैसे हम लोगों ने एक गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल देखा था, जिंक कॉपर वाला, याद है? करेक्ट। यस तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल में ईएमएफ क्यों जनरेट होता है? क्योंकि दोनों हाफ सेल्स अलग अलग हैं। दोनों हाफ सेल अलग अलग हैं, तो उससे क्या होगा? दो डिफरेंट एलिमेंट्स की रिडक्शन टेंडेंसीज में डिफरेंस होगा, और उस रिडक्शन टेंडेंसी के डिफरेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। ओके। कंसंट्रेशन सेल एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है जिसमें दोनों हाफ सेल सेम होते हैं। करेक्ट। और ईएमएफ हम क्यों कैसे जनरेट करा लेते हैं? भाई अगर सेम एलिमेंट के हाफ सेल ले रहे हैं तो सेम एलिमेंट की तो रिडक्शन टेंडेंसी सेम ही होगी। करेक्ट। स्टिल हम लोग ईएमएफ कैसे जनरेट करा लेते हैं? बाय कीपिंग अ डिफरेंस इन मोलैरिटीज। क्योंकि अभी नर्व्स इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि ईएमएफ आल्सो डिपेंड्स ऑन मोलैरिटीज। क्लियर? यस सर। तो कंसंट्रेशन सेल्स क्या है? स्पेशल गैल्वेनिक सेल वेयर both half cells are same and EMF is generated due to difference in concentration. ठीक है? मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसी बात, हमने दो कंटेनर लिए, दोनों में जिंक हाफ सेल बनाया। ओके। अब दोनों में हाफ सेल सेम है। क्लियर? यस सर। फिर भी ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि हमने दोनों साइड जिंक आयन की मोलैरिटीज को अलग अलग रखा है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन वी आर जनरेटिंग ईएमएफ। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यस ओके। अब इसमें हाफ रिएक्शंस क्या होंगे बता सकते हो? Zn gives Zn2 plus 2 एनोड साइड होगा Zn goes to Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी मोलैरिटी C1। कैथोड साइड Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन goes to Zn और इसकी मोलैरिटी C2। E0 क्या होगा इस सेल का? भाई दोनों हाफ सेल सेम है। करेक्ट। तो E0 तो दोनों का इक्वल ही होगा। तो कंसंट्रेशन सेल का E0 सेल हमेशा 0 रहेगा। ओके। ई सेल निकाल ले, क्या हो जाएगा? 0 माइनस, इस केस में ऐसा हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आया? इज दिस क्लियर? तो C1/C2 कैसे? C1 प्रोडक्ट है,
यस। प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आता है, अच्छा हाँ ये सही है। अच्छा इसमें ये भी देखो, लेफ्ट साइड में एनोड में जितना जिंक रिएक्ट हो रहा है उतना ही जिंक कैथोड में बन जाएगा, और कैथोड में जितना जिंक आयन रिएक्ट हो रहा है उतना ही एनोड साइड बन जाएगा। करेक्ट? यस और नो? यस। तो इस तरह के कंसंट्रेशन सेल में एडवांटेज क्या है कि हमारा कोई भी नेट चेंज नहीं हो रहा है। केमिकल स्पीशीज जितनी यूज हुई उतनी दूसरी साइड बन रही है, मींस देयर इज नो नेट केमिकल चेंज। सही है? इज दिस क्लियर? यस। सर कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा ये कैसे डिसाइड होगा? जो लेफ्ट में वो एनोड, राइट वाला कैथोड। नहीं सर वैसे मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जिसका ज्यादा हो वो कैथोड वैसे। जैसे अगर तुम्हें नोटेशन बना के दे दिया तो जो नोटेशन में दिया है तुम्हें वही मानना पड़ेगा। ठीक है? हाँ नोटेशन नहीं दिया, बस ऐसे बोला कि दो हाफ सेल कनेक्ट किए हैं, ठीक है, यस। तो तुम ऐसा ऐसा एनोड कैथोड मानोगे कि टोटल ईएमएफ पॉजिटिव है। ठीक है? ओके ओके अच्छा। चले आगे। तो इस इलेक्ट्रोड, इस कंसंट्रेशन सेल में किसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है? इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसी तरह हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल भी। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, तो उसमें हम इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशंस को डिफरेंट रखेंगे। कैसे बनाएंगे हम? दो कंटेनर लिए, जैसे हाइड्रोजन का बनाते हैं, H+ का सॉल्यूशन लिया, प्लैटिनम प्लेट, उसके ऊपर हाइड्रोजन एट प्रेशर P1, प्लैटिनम की प्लेट, उसके ऊपर हाइड्रोजन एट प्रेशर P2, और H+ आयन की मोलैरिटी दोनों साइड सेम रखी। ठीक है? इज दिस क्लियर? ओके। तो ये बताओ, जब H+ आयन की मोलैरिटी हमें दोनों साइड सेम ही रखनी है तो दो अलग अलग बीकर लेने से कोई फायदा है क्या? एक ही बीकर में कर सकते हैं ना ये काम? तो यस। बीकर में ले लेते हैं, क्यों सॉल्ट ब्रेज और एक्सेट्रा सब लगा के। प्लैटिनम H2P1, प्लैटिनम H2P2, वायर H+ आयन। कैथोड का रिएक्शन, एनोड का सॉरी, कैथोड का E0 सेल 0 होगा, ई सेल कितना होगा? सही है? क्लियर? यस। नोट कर लो। अगर दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट कर देते
मान लो ऐसे बनाते, EtH2 C1 H प्लस C1 और दूसरे कंटेनर में PtH2P2 H प्लस C2। तो अब क्या इक्वेशन होती? तो ई सेल अब क्या होता? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सिर्फ कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे, ना इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे, ना इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। इसको हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। नोट करनी है सारे पेजेस? तो ये पेज पर डन। डन। अच्छा, होमवर्क में अभी क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है ना तुम लोगों ने? No, sir. तो ऑब्जेक्टिव 1 to 40 नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करो। ठीक है, और भाई इस चैप्टर में साथ में काम करते चलना। प्लीज डोंट कीप बैकलॉग, क्योंकि काफी इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं। ओके सर। होमवर्क को डिले Yes, sir. होमवर्क को डिले मत करना। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मुझे डाउट है, हाँ बोलो। तो नॉन इक्वेशन सिर्फ एक हाफ सेल के लिए वैलिड है या जब पूरे रिएक्शन? दोनों के लिए वैलिड है। अच्छा, मतलब पूरे रिएक्शन के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करके लगाएंगे। हाफ सेल के लिए केवल लगा रहे हैं तो एक ही रिएक्शन पे लगाएंगे। ठीक है, वैलिड दोनों के। और किसी को कोई डाउट? हम्म, तो अगर दोनों हाफ सेल्स का एन फैक्टर अलग हुआ तो हम ऐसे एक ही इक्वेशन नहीं लिख सकते ना? क्या? दोनों हाफ सेल्स का अगर एन फैक्टर अलग हुआ तो हम ऐसे एक ही इक्वेशन नहीं तो पहले बैलेंस करेंगे और एन फैक्टर इक्वल करेंगे। दोनों में अगर रिडक्शन हो रहा है तो? दोनों में रिडक्शन हो रहा तो बेटा वो दोनों हाफ ही सेल हुए ना, वो कंप्लीट सेल हुए ही नहीं। अच्छा, ओके, थैंक और कोई डाउट? नो सर। चलो तो होमवर्क क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. So we'll stop here. Bye everybody. Bye, sir.